Today's class is on French Revolution, and we have to discuss and focus the following points. ये जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 से 1799 में हुई थी, और ये एक पूरे विश्व को इसने निरंकुशता के खिलाफ बंधुत्व और समानता के लिए एक प्रेरणा प्रदान की थी अन्य क्रांति के लिए। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आया, इसने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार के लिए आगे और कार्य किया, और फिर एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला, और नेपोलियन की तानाशाही भी स्थापित हुई, और इस तरह से क्रांति ने आधुनिक जो यूरोप है उसकी दिशा ही बदल दी थी, और इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना प्रारंभ हुआ और नए गणतंत्र और उदार प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इस तरह से हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है ना। अब इसके हम जो है प्रमुख कारणों को पढ़ेंगे। तो क्रांति के प्रमुख कारण, एक तो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम राजनीतिक और द पॉलिटिकल फैक्टर्स एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवॉल्यूशन। सो हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड कॉज ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ निरंकुश राजतंत्र था, और निरंकुश राजतंत्र वही होता है जो राजत्व के देवी सिद्धांत पर वंशानुगत चलता है, वंश जनरेशन बाय जनरेशन। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं और राजा स्वेच्छाचारी हो जाता है, जिसमें लुई 14 के शासन हम देखेंगे। लुई 14 का शासन 1643 से 1715 तक था, और यह निरंकुशता और इसकी पराकाष्ठा बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब निरंकुशता की। और वो ये कहता था आई एम द स्टेट, मतलब मैं ही राज्य हूँ, मतलब अपने अनुसार कानून बनाता था और अपने ही अनुसार कानून में परिवर्तन भी कर देता था। इसलिए ये एक बहुत ही जनता के ऊपर एक थोपा हुआ राज्य सिद्ध होने लगा था। अब लुई जब 15th और 16th आया तो बाद के ये जो राजा थे ये भी अकर्मण्य और अयोग्य शासन थे। इन्होंने भी निरंकुशता का प्रदर्शन किया, और इसीलिए जो है पूरी जो जनता इनसे बहुत तंग आ गई थी। पूरी जो प्रजा है वो बहुत ही परेशान हो गई थी। देश में एक समान कानून संहिता का अभाव हो गया था। तो ये सारे कारण भी जो है इस क्रांति के लिए उत्तरदायी बन गए थे। अब सामाजिक परिस्थिति में हम 3 प्रकार के सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर समाज में आपस में विरोध हो गया था। जो कम्युनिटी स्टेटस था, यहाँ पर समाज भी 3 वर्गों में विभाजित था। जैसे यहाँ देखेंगे हम प्रथम स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट में जैसे देख रहे हैं ना आप, ये प्रथम स्टेट, इसमें पादरी वर्ग आते थे। फिर दूसरी स्टेट अपन पढ़ेंगे तो उसमें कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट, इसमें जनसाधारण वर्ग या बुर्जुआ वर्ग आता था। तो पहले अपन ये देखेंगे कि किस तरह से प्रथम जो स्टेट की बात हो रही है। तो पादरी वर्ग आते थे इसमें, और जो फादर और बिशप होते थे चर्च के। तो पादरी वर्ग इसमें उच्च और निम्न 2 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे, क्योंकि चर्च की बहुत सारी संपत्ति आती थी, वो सब अपने अंडर पोजीशन में रख लेते थे। और ये क्या करते थे, टाइथ नाम का एक बहुत ही खराब प्रकार का कर रहता था। तो वो टाइथ नाम का कर था, वो ये बड़े पादरी छोटे सभी वर्गों के लोगों से ये कर वसूलते थे। ये शान और शौकत और विलासितापूर्ण जो है जीवन बिताते थे। इस तरह से कोई धार्मिक कार्य भी नहीं देखते थे। जो चर्च के प्रति इनके जो रुचि थी वो भी कोई काम नहीं करते थे। चर्च की बहुत बड़ा जो हिस्सा था धन का, वो इनके ही पास था। बहुत अपार संपदा का प्रयोग करते थे, और सारे करों से भी
मुक्त थे, कोई इनके ऊपर कर नहीं लगता था। इसलिए क्रांति अब ये प्रथम स्टेट में उच्च प्रकार के पादरी हो गए, और दूसरा जो है निम्न प्रकार के पादरी थे। तो जो निम्न प्रकार के पादरी थे वो निम्न स्तर के होते थे, परंतु चर्च के सारे कार्यों को यही करते थे, ईमानदार थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, और उच्च पादरियों से ये घृणा भी करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ में अपना समर्थन प्रदान किया था। अब द्वितीय स्टेटस देखेंगे। द्वितीय स्टेट में क्या होता था? कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था। इसमें न्यायालय आदि सभी वर्ग महत्वपूर्ण विभाग आते थे, और ये क्या करते थे? किसानों से अलग अलग प्रकार के कर वसूलते थे। इस तरह से ये कुलीन वर्ग में आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग भी इसमें भी होते थे। अब तृतीय स्टेट, ये तृतीय स्टेट है। तृतीय स्टेट में जनसाधारण वर्ग से संबद्ध थे, कोई विशेषाधिकार इनको प्राप्त नहीं होता था, और इसमें मध्यम वर्ग जैसे बुर्जुआ, इनको कैटेगरी भी कहते थे, बुर्जुआ सोसाइटी। तो मध्यम वर्ग किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, ये सभी लोग आ जाते थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इस वर्ग में की भी अपनी अपनी समस्या थी। किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, इनकी दशा बहुत निम्न थी, शोचनीय थी। किसानों को राज्य, चर्च और अन्य जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। सामंतों का अत्याचार इनको सहना पड़ता था, और इस तरह से मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग में ये सभी साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सभी सम्मिलित होते थे। अब आर्थिक परिस्थिति देखेंगे। फ्रांस की आर्थिक अवस्था बहुत संकटग्रस्त थी। क्यों? क्योंकि राज्य जो है दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका था। वस्तुतः क्योंकि फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी। लुई XIV के लगातार युद्ध के कारण राजकोष भी खाली हो गया था, और इस तरह से जो है रॉयल जो फैमिली होती थी उनके खर्चे भी बहुत अनाप शनाप होते थे। राजकोष के लूटपाट का साधन बना था ये वर्साय का जो राजमहल बना था। इस तरह से कर प्रणाली भी बहुत असंतोषजनक थी। इस तरह से यहाँ पर तत्कालीन जो आर्थिक दशा थी वो फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। अब देखेंगे दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिकों की भूमिका में ऐसा हम ये नहीं कह सकते स्पष्टतः कि दार्शनिक आए तो ही फ्रांस की क्रांति का उन्होंने बिगुल बजाया, परंतु ये एक तरह से पूरा एक संयोगी होता है ये कि उन लोगों ने जैसे फ्रांस की क्रांति के जो दुर्बलताएं थीं उनके ऊपर क्रांति पर फोकस नहीं किया, लेकिन समसामयिक की परिस्थिति पर फोकस किया। जैसे निरंकुशता थी, समाज में असमानता की बातें मतलब था ही असमान समाज, तो उन्होंने इन्हीं बातों को हाईलाइट किया, परंतु डायरेक्ट उन्होंने क्रांति को फोकस कभी भी नहीं किया। तो मॉन्टेस्क्यू, कभी कभी ये प्रश्न आते भी हैं शॉर्ट नोट के ऊपर लिखने के लिए। जैसे मॉन्टेस्क्यू जो है 1869 से 1755 में हुआ था, और इसकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसमें राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांतों का इसने खंडन किया था, फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना की थी, और साथ में विकल्प भी बताया था, ऑप्शन भी इसने बताया था कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिकी संबंधी सभी शक्तियाँ राजा के ही हाथ में केंद्रित है, तो क्यों ना उसको सभी को अलग अलग स्वतंत्रता दी जाए। शक्ति का पृथक्कीकरण, यहाँ मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट बताती हूँ कि इसने किस प्रकार से जो है शक्ति का पृथक्कीकरण मतलब सेपरेशन ऑफ द पावर का सिद्धांत दिया, और शासन के प्रमुख अंगों को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी। जैसे कार्यपालिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो, विधायिका अलग हो, और ये भी साथ में कहा कि इंग्लैंड की सरकार मतलब सबसे अच्छा इसका संविधान है, और अपने अनुरूप जो है इसको ये आदर्श मानता था। और इस तरह से इस किताब के इसके बहुत सारे 6 संस्करण प्रकाशित हुए लगभग। तो इसने डायरेक्ट क्रांति की बात नहीं की, परंतु इसने सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को ही उजागर किया। दूसरा जो है वॉल्टेयर। अब वॉल्टेयर का समय हम देखेंगे तो 1694 से 1778 के बीच हुआ। इसने लिखा था लेटर्स ऑन द इंग्लिश, एक बुक की रचना की थी, और उसके माध्यम से कहा था फ्रांस में फैली हुई
बुराई और राजनीतिक तंत्र पर इसने प्रहार किया था। इसने चर्च के भ्रष्टाचार, अन्याय, दमन और असमानता के विरोध में लिखा था। इस तरह से वॉल्टेयर ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार की। इसने पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था की बुराइयों को भी उजागर किया और लोगों के समक्ष तत्कालीन फ्रांसीसी समाज का जो समसामयिकी जो चल रहा था वो एक पिक्चर इसने पिक्चराइज किया। इस तरह से इनके प्रभाव से भी फ्रांस की क्रांति कई मात्रा में जो है हम देखेंगे कि प्रभावित हुई। अब रूसो ने अपनी 3 बुक लिखी थी, एक एमिली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड रूसोनी। ये 3 पुस्तक से में मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कही है। और रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, परंतु फ्रांसीसी क्रांति का नारा जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उसी के विचारों से ये भी प्रभावित था। और इस तरह से देखेंगे कि इसके एक ही वर्ष में लगभग 13 संस्करण एडिशन प्रकाशित हुए। अन्य दार्शनिक में दिदेरो भी आता है और इसने भी बहुत सारा चर्च की बुराई, भ्रष्टता, असमानता आदि जो बुराइयों को जो है हाईलाइट किया। अब तत्कालीन कारण हम देखेंगे कि तत्कालीन कारण में क्या क्या है। लुई 16 के समय बहुत वित्तीय संकट उपजा और जिसमें उसने कई अर्थशास्त्रियों को बुलाया, जैसे तुर्गो है, नेकर है, कॉलोन है, ऐसे इकोनॉमिस्ट को बुलाया, एक मीटिंग ली। तो उन लोगों ने ये कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त जो कुलीन वर्ग हैं उन पर कर लगाने का इसने टैक्सेशन का सुझाव दिया, लेकिन कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः स्टेटस जनरल बुलाई गई और स्टेटस जनरल बुलाई भी गई तो 175 वर्षों बाद बुलाई गई। एस्टेट जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति पर तीनों जो स्टेट थी, थर्ड स्टेट जो थी उसका अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया, क्योंकि हमने बताया था ना आपको समाज के 3 दल हुए थे, फर्स्ट स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में क्या था, मध्यम वर्ग थे, बुर्जुआ वर्ग था। तो जब एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ तो मताधिकार पद्धति को चलते हुए, क्योंकि इसके ऊपर मताधिकार पद्धति के ऊपर भी इस तरह से विवाद हुआ कि जो थर्ड स्टेट थे तो उनको विशेषाधिकार का या क्या बोलते वोटिंग का उनको कोई अधिकार नहीं था। उनके लिए जो है एक ही वोट गिना जाएगा, और जबकि जो प्रथम जो कुलीन वर्ग की स्टेट थी, प्रथम और द्वितीय स्टेट थी, उनके 2 या 3 मत जो है काउंट किए जाएंगे। तो संख्या में तो ये मध्यम वर्ग या थर्ड स्टेट ज़्यादा थे, परंतु इनके मत बहुत कम होते थे, इसलिए थर्ड स्टेट का अन्य स्टेट के बीच में विवाद हो गया। फिर थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल का बहिष्कार करके अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में उसने स्वयं ने ही अपने आप को घोषित कर दिया। इसलिए 20 जून 1789 में राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि जब तक संविधान नहीं बन जाता हम सब साथ में बने रहेंगे। इस तरह से ये बात की जो है उसने घोषणा कर दी। और 27 जून को लुई 16 ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक की एक अनुमति दे दी। इस प्रकार स्टेटस जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई और उसने राजा, अब क्या हुआ कि राजा की उसको मान्यता भी मिल गई और सभा ने 8 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। और इस तरह से अब क्या हो रहा था कि पेरिस में बास्तिल का एक किला था, तो 14 जुलाई 1789 में पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर इस गलतफहमी में हमला कर दिया कि उनको ऐसा लगा कि राजा जो है बास्तिल के किले पर बहुत सारे शस्त्र इकट्ठा कर रहा है। तो पेरिस की भीड़ जो है बास्तिल के किले की तरफ चल निकली और 14 जुलाई 1789 को इसने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और वहाँ से राजा भी भाग गया। इस प्रकार 14 जुलाई फ्रांस की स्वतंत्रता का दिवस माना जाता है। और आज यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर बाद में हम जो है इसके पूरे क्रांति के घटनाक्रम देखेंगे। थैंक यू।